हेलो, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं संजय गेउट आज चर्चा करूंगा चैप्टर 6 को लेके। चैप्टर 5 तक अपने जो वीडियो देखी, प्रत्येक चैप्टर की जो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का सॉल्यूशन, अर्थात वह पर्संस जो पहले बोर्ड में पूछे गए उन सभी का हम सॉल्यूशन करते हुए आए। आज अपना है चैप्टर 6। कौन सा है? चैप्टर 6। ये है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके अंदर तुम्हारे लगभग 7 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से एक तो बड़ा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर का एक दीर्घात्मक प्रश्न आता है, जिसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 4 पॉइंट। उन पॉइंट्स का आपको क्या करना है? मेंशन करता रहना है। अब उनके बारे में आपको कितना लिखना है, क्वेश्चन कितना पूछ रहा है, उन सभी की डिटेल्स हम आज देखेंगे। आपको करना क्या है कि हम कब से लेके आए, देखो पिछले वाले जो बोर्ड के क्वेश्चन थे ना, उसमें से अपने पसले हटा दी। क्यों हटा दी? क्योंकि देखो पसले कोई से भी दे सकता है। हमने अनुमान लगाया 4 साल का। कितने साल का? 4 साल तक जो पसले एग्जाम में पूछी गई है उन सभी का हम सोल्यूशन लेके आए यहाँ तक। और जो पिछले जो क्वेश्चन पूछे गए, मान लो कोई छोटा क्वेश्चन रिक्त स्थान आ गया, कोई ऑब्जेक्टिव आ गया। इस बार कितने ऑब्जेक्टिव आए? इस बार जो 2024 का पेपर कंडक्ट हुआ था उसके अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए? उसके अंदर पूछे गए 2 क्वेश्चन। कितने पूछे गए? 2 क्वेश्चन। और वो कौन से थे? ऑब्जेक्टिव। कितने थे बेटा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 2। और उसके बाद में तुम्हारे एक क्वेश्चन कौन सा था? दीर्घात्मक। कौन सा था बेटा? दीर्घात्मक। तो सब 6 नंबर का चैप्टर है, इसमें आराम से बढ़िया कवर कर सकते हो आप, क्योंकि चीजें थोड़ी क्या है, सेम टू सेम है। जैसे मान लो कोई बीज उपचार पूछ रहा है, अब बीज उपचार में आपने अनाज वाली फसलों का अलग कर लिया, दलहनी फसलों का अलग कर लिया, तिलहनी फसलों का अलग कर लिया, तो क्या आप पूरे में लिख सकते हो वो चीजें? समझे बात को? कोई कोई सेम पॉइंट है। अब बीज दर जैसे लमसम जो बच्चे हैं उनको याद हो जाती है। और क्या पूछते हैं उसमें? जलवायु सभी की सेम रहती है। कोई शुष्क वाला है, कोई अर्धशुष्क वाला है, कोई उपोष्ण वाला है, कोई कौन से वाला है? शीतोष्ण वाला है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्लाइमेट के अनुसार होती है। तापमान आप एक मिनिमम इष्टतम तापमान लिख सकते हो सबके फसलों के बारे में। अब मर्दा आप सेम लिख सकते हो। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है। किसमें क्या करनी है आपको? किसमें कितनी याद करनी है? 4 याद करनी है। और 4 में जो आपको सुटेबल लगे। उसमें क्या है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा है, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है कि आप मान लो उसके लिए शीघ्र पकने वाली लिखो, देर से पकने वाली लिखो, अधिक उपज वाली लिखो, कम उपज वाली लिखो। ये नहीं पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि आपको क्या करना है? 4 उन्नतशील किस्मों के नाम लिखना है। समझ गए बात? तो आपको ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया चैप्टर है, शानदार चैप्टर है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें से जो क्वेश्चन पहले पूछे गए, यानी कि 2024 का पेपर तो रिपीट नहीं होगा। आपको क्या करना है, 2024 में जो फसलें बताऊंगा मैं अभी, वो तो याद नहीं करनी है। वो क्यों नहीं करनी सर? क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें से पहले वाले बोर्ड में आ गया। अब सेम टू सेम कॉपी थोड़ी करेगा। तो मान लो आप 2023 का दे सकते हो, 22 का दे सकते हो, 20 का दे सकते हो, 21 का दे सकते हो। उस पेपर को आपको देखना है। ठीक है, तो आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ते रहिए। तैयारी को और जोरदार बनाइए, जबरदस्त बनाइए। ठीक है, मेरी यही दुआएं आपके साथ में है। और आपको जो भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करो माध्यम से कि सर हमारी इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, नोट्स को रीड करो कंटिन्यू। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं हम पर स्टार्ट। देखो कौन सा चैप्टर लेके आए तुम्हारे सामने? चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चैप्टर 6 के अंदर बोर्ड पीवाई क्वेश्चन पूछा गया 2017 के अंदर। क्वेश्चन कब? अरे 2017 के अंदर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया? कि धान में क्या पूछ रहा है? कि धान में जिंक की कमी से होने वाला रोग का नाम लिखिए। क्या पूछ रहा है बेटा? धान में एक रोग होता है जो किसकी पोषक तत्व की कमी से होता है? जिंक पोषक तत्व की कमी से एक रोग होता है, जिसको क्या बोलते हैं? अरे उसको तो बोलते हैं कौन सा बेटा? उसको बोलते हैं कौन सा वो रोग? अरे उसको बोलते हैं बेटा धान का खेरा रोग। क्या बोलते हैं? धान का खेरा रोग। और ये किसी कमी से होता है बेटा? ये होता है किसी कमी से? ये होता है जिंक की कमी से। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। और किसमें होता है? धान के अंदर। अब इसका उपचार क्या करेंगे? इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? यह भी लिख लो। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन यह पूछा गया कि धान में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? और हमने क्या लिख दिया? खेरा रोग। अब खेरा रोग का उपचार क्या करेंगे? अगर मान लो किसी खेत के अंदर कौन सा रोग हो गया? खेरा रोग, तो उसका उपचार क्या है? तो उसका उपचार है बेटा कौन सा? अरे उसका उपचार है जिसका एक वो आता है, पैकेट आता है, और उस पैकेट को नाम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट का क्या करेंगे हम? छिड़काव करेंगे या बुरकाव करेंगे। तो यहाँ लिखो जिंक सल्फेट। और इसकी मात्रा होती है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो कौन सा रोग होता है? धान का खेरा रोग। और उसका उपचार क्या करेंगे? अपन जिंक की पूर्ति करा देंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चने में क्या पूछ रहा है? कि चने में बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है ये? चने की बीज दर। क्या पूछ रहा है बेटा? चने की बीज दर। अब देखो तुम्हारी बुक ने कितनी दे रखी है? तुम्हारी बुक ने एक ही बीज दे रखी है, वही लिखेंगे। और वो कौन सी किस्मों की दे रखी है राजा? वो दे रखी है तुम्हारे देसी किस्मों की। कौन सी किस्मों की? वो दे रखी है देसी किस्मों की। 2 किस्में होती है, देसी और काबुली चना। कौन सा चना होता है? देसी और काबुली। अरे देखा होगा ना, अरे वो बनता है ना, अरे वो सब्जी है। कौन सी सब्जी सर? वो सब्जी छोले वाली, छोले वाली कचौरी वाली। कौन सा कचौरी? छोले वाली कचौरी। तो उसमें कौन से आते हैं?
इसमें आते हैं काबुली चना। कौन सा चना? काबुली चना। और आपने कौन सा दे रखा है? देसी चना। देसी चने की कितनी होती है सर? देसी की होती है बेटा 60 से 80। कितनी होती है? 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है बेटा? 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और दूसरा कौन सा होता है? काबुली चना। कौन सा? काबुली चना। उसकी बीज दर कितनी होती है? 80 से 100 किलोग्राम। कितनी होती है? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है बेटा, आगे देखो। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मूंगफली की फसल में पत्तियों पर हल्के व भूरे गोलाकार धब्बे किस रोग में उभरते हैं? क्या पूछ रहा है कि मूंगफली की जो फसल है उसमें पत्तियों में जो हल्के धब्बे उभरेंगे वो कौन से रोग में उभरेंगे? तो जल्दी से बताओ भाई साहब रोग का नाम। इसमें रोग का नाम लिखो। इसमें लिखो रोग का नाम। तो रोग का नाम क्या होता है? मूंगफली का पत्ती धब्बा रोग। मूंगफली का पत्ती धब्बा रोग। कौन सा रोग होता है? मूंगफली का पत्ती धब्बा रोग। उसमें क्या होती है? जो पत्तियां होती है ना उनमें क्या होते हैं? हल्के और भूरे गोलाकार के बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं पत्तियों पर। और कौन सा रोग होता है? वो मूंगफली का पत्ती धब्बा रोग। आगे देखो क्या पूछ रहा है। आगे पूछ रहा है कि बाजरा की, क्या पूछ रहा है कि बीज दर प्रति हेक्टेयर लिखिए। अब देखो न तो वो पूछ रहा है कि चारे वाले के लिए लिखिए, दाने वाले के लिए लिखिए, या किसके लिए लिखिए? नर्सरी के लिए। कितनी बीज दर? अरे बाजरा की कितनी बीज दर होती है? 3 बीज दर होती है। और तुम्हारे को पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर, अरे यहाँ पर लिख देता हूं मैं खुद लिख देता हूं। अरे तुम्हारे को क्या है, बार बार समझाना पड़ेगा कोई चीजों को। तो देखो बाजरा, बाजरा को क्या बोलते हैं? बार्ली। क्या बोलते हैं? बार्ली। और इसका वानस्पतिक नाम। भाई साहब कमेंट तो करोगे, कमेंट तो करके जाओगे। कमेंट नहीं किया तो देख लेना मैं फिर मैं क्या बॉक्सिंग मार दूंगा। क्या मार दूंगा? बॉक्सिंग मार दूंगा। और बॉक्सिंग में बहुत अच्छी तरीके से मारता हूं। भाई साहब क्या बाजरे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? कमेंट आ जाना चाहिए। अगर सिंगल बच्चे ने कमेंट नहीं किया तो भाई साहब अल्टीमेट काम होने वाला है। मैं बता दूं आपको क्या बता दूं मैं आपको? क्या पूछ रहे हो? तो सर आप हमको बीज दर बता रहे थे। तो लिखो मेरे राजा बीज दर लिखो। क्या लिखो? बीज दर। और बीज दर किसकी लिख रहे हो आप? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। और फर्स्ट कौन सी आएगी, सेकंड कौन सी आएगी, और थर्ड कौन सी आएगी? देखो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पूछ ले तभी कभी भी आपको कि बाजरे की बीज दर दाने के लिए। किसके लिए बेटा? दाने के लिए। तो दाने के लिए कितनी रहेगी? सेकंड पूछ ले आपको चारे के लिए। सर अलग अलग होती है क्या बीज? हाँ बेटा चारे के लिए। और एक पूछ ले कि बाजरे को नर्सरी के लिए। किसके लिए? नर्सरी के लिए। तो कितनी बीज दर होगी अपने पास? अपने पास 3 बीज दर हो चुकी है। सर आप तीनों बताओगे क्या? तीनों लिखेंगे हम। देखो फर्स्ट क्या पूछ रहा था अपने को? बाजरे की नर्सरी के लिए बीज दाने के लिए। तो दाने के लिए कितनी ली जाती है? अरे ध्यान रखना है। और कितनी? 4 से 5 किलोग्राम। कितनी ली जाती है? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दूसरा क्या है? चारे के लिए। और चारे के लिए कितनी लेंगे? 10 से 12 किलोग्राम। कितनी लेंगे बेटा? 10 से 12 किलोग्राम। और लास्ट में क्या दे रही है? नर्सरी। यानी कि किसी भी क्या नर्सरी का मतलब क्या होता है कि फसल को पहले कहां पर उगाया जाता है, उसको उचित वातावरण, उचित नमी प्रदान की जाती है। और वो कहां की जाती है? नर्सरी। नर्सरी के बाद कहां पर लगाएंगे? खेत के अंदर। तो नर्सरी में बीज दर कितनी रखेंगे? नर्सरी में रखेंगे 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितने रखेंगे? 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा है तुम्हारे बाजरे की बीज दर। बाजरे की बीज दर को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। क्वेश्चन ने कितनी लिखनी थी? अगर यहाँ पर किसी बच्चे ने 4 से 5 किलोग्राम हेक्टेयर भी लिख के आया तो भी उसका क्या रहेगा? वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि गन्ना की फसल में बीजोपचार को समझाइए। बीजोपचार का मतलब क्या होता है कि किसी भी बीज को खेत में लगाने से पहले उसका ट्रीटमेंट करना, और वो क्या कहलाता है? बीजोपचार कहलाता है। देखो क्या पूछ रहा है ये, इसमें क्या करना है? एग्रोल 0.5% 500 ग्राम दवा 1000 लीटर पानी में मिलाकर। और कौन सा प्रतिशत? देखो इसके अंदर 2 प्रयोग ले जाते हैं। गन्ना में कभी भी पूछ ले बीजोपचार, कभी पूछ ले बेटा बीजोपचार। और बीजोपचार के अंदर कितने रसायन लेते हैं? 2 रसायन लेते हैं। देखो दोनों रसायनों का नाम क्या है? एक का नाम तो है एग्लोल। क्या है? एक का नाम है बेटा एग्लोल। क्या? एग्लोल। और दूसरा कौन सा है? एरिटोन। एग्लोल व एरिटोन दोनों को क्या करेंगे? किसमें मिलाएंगे? पानी में मिलाकर के आप प्रयोग करेंगे। देखो इनकी मात्रा याद नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रखनी है। टुकड़ों को 10 मिनट तक गोल में डुबो के रखेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे? कार्बेंडाजिम से। किससे? कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर गोल में 15 से 20 मिनट तक। कितने मिनट तक बेटा? 15 से 20 मिनट तक डुबो कर रखें। ये तो कौन सा प्रयोग था? ये तो था एग्लोल व एरिटोन वाला। देखो दूसरा क्या पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा है कि चूने के गोल में टुकड़ों को उपचारित करने से अंकुरण अच्छा होता है। तो चूने का क्या बनाएंगे? पूरे घोल बनाएंगे। घोल के अंदर क्या करेंगे? जैसे टुकड़ों को लगाएंगे खेत में, उससे पहले उसमें डिप करके फिर कहां पर लगाएंगे? खेत के अंदर। तो उससे क्या होगा? अंकुरण क्षमता अधिक होगी। तीसरा क्या पूछ रहा है कि टुकड़ों को 10 ppm। ppm का मतलब क्या होता है? ppm का मतलब क्या? देखो
पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? पीपीएम की फुल फॉर्म होती है बेटा पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ये किसकी फुल फॉर्म होती है? ये होती है तुम्हारे पीपीएम की। तो आगे क्या पूछ रहा है कि पीपीएम की गोल में क्या करेंगे, उनको उपचारित करेंगे। और ये क्या है? एनएनए। अरे एनएनए का नाम करोगे, क्या करोगे तुम? कमेंट, तुम्हारा कमेंट आना चाहिए कि एनएनए का फुल फॉर्म क्या होती है। एनएनए क्या है? ये बेटा एक हार्मोन। क्या है? हार्मोन। और इस हार्मोन का नाम क्या होता है? जल्दी से कमेंट करोगे। देखो क्या चल रहा था, क्वेश्चन चल रहा था कि टुकड़ों के 10 पीपीएम क्या करेंगे? गोल को उपचारित करेंगे। और ये किसका उपचार है? ये गन्ने का उपचार। किसका उपचार है? गन्ने का। गन्ना जानते हो कि? अरे जानते हो क्या? हाँ सर जानते हैं। तो उसका उपचार करेंगे। और उपचार कब करेंगे? उसको खेत में लगाने से पहले। देखो आगे नेक्स्ट। और ये तुम्हारे को कमेंट करना है, क्या करोगे कि जो एनएनए एक हार्मोन है उसका पूरा नाम क्या होता है। ठीक है सर, आगे बताओ नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गेहूं बाजरे की खेती में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। किसका वर्णन करना है? गेहूं और बाजरे का। और किसके आधार पर बेटा? ये बिंदु दे रखे हैं। कितने बिंदु दे रखे? तुम्हारे 4 बिंदु दे रखे हैं। और चारों बिंदुओं के आधार पर देखो फर्स्ट क्या दे रखा है? 4 उन्नत किस्में। मैंने बताया था, अरे 4 उन्नत किस्में कोई सी भी हो जो तुम्हारे को याद हो वो मेंशन कर देनी है। दूसरी कौन सी मात्रा? बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर। देखो प्रति हेक्टेयर में याद रखनी है। बीज की मात्रा किसमें याद करनी है? प्रति हेक्टेयर में भी। दे भी किसमें रखी है? प्रति हेक्टेयर में। जो बुक बोलेगी वो मैं बोलूंगा। समझ आई बात? बिल्कुल सर, आप आगे बताओ। 2 क्या लिखना है? 2 प्रमुख कीट। कितने कीट बेटा? 2 प्रमुख कीट। और लास्ट में क्या कर रखा है? बीजोपचार। क्या करना है? बीज का उपचार। बीज का उपचार का मतलब क्या होता है कि किसी भी फसल को खेत में लगाने से पहले जो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है वो क्या कहलाता है? बीजोपचार कहलाता है। ठीक है सर, आगे बताओ आप। और देखो इसके अंदर कितने फसलें दे रखी है? इसके अंदर 2 दे रखी है। और कौन कौन सी दे रखी है? इसके अंदर पस्ट दे रखी है। गेहूं क्या दे रखी है? पस्ट। और सेकंड क्या दे रखी है? बाजरा। तो देखो पहले पूरी किसकी देखेंगे? गेहूं की। गेहूं की देखो किस्मों के नाम देखो तुरंत। अरे तुरंत देखते रहो तुम। अरे तुम क्या मेरे को पता लापरवाही कर देते हो। और लापरवाही नहीं करनी है किसी भी कंडीशन के अंदर। क्या नहीं करनी है बेटा? लापरवाही नहीं करनी है। तुम्हारे को देखते रहो यहाँ पर, तुरंत तुरंत कमेंट कर दो। अरे दिख रहा ना यहाँ पर? देखो क्या लिखा। किशन ने पूछा, क्या पूछा कि गेहूं बाजरे की खेती में निम्नलिखित बिंदुओं का वर्णन कीजिए। उसमें फर्स्ट क्या था? 4 उन्नतशील किस्में लिखनी है। और देखो कष्ट कौन सी थी? राजस्थान वाली। अरे कभी भी आ जाए किसके आगे? राजस्थान। तो राजस्थान वाली कौन सी रहेगी? अरे हमेशा या तो बाजरे की रहेगी या किसकी रहेगी? गेहूं की रहेगी। ठीक है भाई साहब, आगे बताओ। एचडी वाली कौन सी वाली? एचडी वाली किसकी रहेगी? अरे भाई साहब गेहूं की रहेगी। कौन सी है? राजस्थान 1482, राजस्थान 3077, एचडी 2329 और लोग फर्स्ट। और इसके अलावा एक और आती है जिसका नाम है कल्याण सोना। कौन सी? कल्याण सोना। और ये भी किसकी किस्म है? ये भी किसकी किस्म है? गेहूं की। किसकी किस्म है बेटा? गेहूं की। देखो ये किस्में होगी, कितनी उन्नतशील किस्में होगी? 4 याद करनी है। कोई सी भी याद हो तुम्हारे को। एचडी 2009 याद कर सकते हो, एचडी 2329 याद कर सकते हो। एचडी वाली वेरायटी किसकी रहेगी? गेहूं की रहेगी। ठीक है सर, आगे बताओ आप। देखो आगे कौन सा है? आगे क्वेश्चन पूछ रहा तुम्हारे कि बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर लिखिए। अब देखो बीज कितने प्रकार से लिया जाता है? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से बेटा? 3 प्रकार से। देखो फर्स्ट क्या है? अगर सामान्य बुआई कर रहे हो इसमें किसी भी प्रकार की तुम्हारी दिक्कत नहीं है। न तो देरी से बुआई कर रहे हो, न लेट बुआई कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? बिल्कुल सामान्य जैसे उसका जीव है, उसका बोने का समय कौन सा बेटा? नवंबर दिसंबर के लमसम, अक्टूबर नवंबर के लमसम। तो क्या कर रहे हो? तो बुआई कर रहे हो। तो सामान्य बुआई में कितने लोगे? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और छिटकाव विधि से बुआई करोगे। छिटकाव विधि का मतलब क्या है कि मान लो पूरे हेक्टेयर में तुम किसी भी थ्रेशर के माध्यम से उनका मतलब जो आता है ना अपने उसको सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई नहीं कर रहे हो और किससे कर रहे हो? छिटक के। तो कितना बीज दर लगेगा बेटा? 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और लास्ट में क्या है? डिबलर विधि। डिबलर विधि क्या है? एक यंत्र आता है जिसके द्वारा क्या की जाती है? बुआई की जाती है। उसका प्रयोग ले रहे हो तो कितने लोगे? 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये क्या है बेटा? ये बीज दर गेहूं की। और किसने इसने सिर्फ क्या पूछा है कि बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर। किसी बच्चे ने एक लाइन के अंदर लिख दिया क्या कि सामान्य बुआई के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर होनी नहीं चाहिए, फिर भी उसका आधा नंबर मिल जाएगा। लेकिन बेटा क्या है? अरे ये कितने कितने पॉइंट है? ये 4 नंबर का है। और 4 का मतलब कितने हो गए कि एक एक नंबर का प्रत्येक पॉइंट क्या है? एक एक नंबर का प्रत्येक पॉइंट है। अरे मेरे राजा एक नंबर एक लाइन में थोड़ी देगा। कितनी लाइनें कमेंट करनी पड़ेगी आपको? 2 लाइनें तो लिखनी पड़ेगी भाई साहब। तो ठीक है, आगे देखो। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 प्रमुख कीट लिखिए। और देखो अनाज वाली फसलों के अंदर, अरे ये कीटों को तो याद कर लो रे मेरे राजा। क्या करोगे? कौन सा है? दीमक। और दूसरा क्या है? तना छेदक मक्खी। अब देखो जो अपने ज्वार होती है उनके अंदर भी इनका प्रयोग होता है। इसके अंदर ज्वार के अंदर। और दीमक अपने अनाज वाली फसलों के अंदर लगती है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या याद करना है? तना और तना छेदक मक्खी। ठीक है बेटा, ये सरल पॉइंट है जो आपको याद करना है। देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है बीजोपचार। क्या पूछ रहा है? बीजोपचार। और बीजोपचार का क्या मतलब होता है? मैंने पहले बता दिया क्या कि बीज को खेत में बोने से पहले
पहले उनको उपचारित करना। और किससे उपचारित करना? देखो ईयर वो कोकल तुंदु रोग होता है जिसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? 20% नमक का। और ये और किसमें लिया जाता है? ये लिया जाता है बाजरा के अंदर। किसमें बेटा? दो जगह ध्यान रखो, कितनी जगह? दो जगह। एक तो यहाँ पर प्रयोग में हो रहा है और ये किसमें करेंगे? बाजरा के अंदर। और बाजरा के अंदर क्यों करेंगे? क्योंकि उसके अंदर एक रोग होता है जिसका नाम क्या है? अर्गट रोग। कौन सा रोग होता है? अर्गट रोग। तो वहां पर भी क्या लिया जाएगा? इसकी मात्रा ली जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ईयर कोकल टुंडू रोग के रोगग्रस्त, मान लो ईयर कोकल व टुंडू रोग क्या गेहूं के बीजों के अंदर लगा हुआ है पहले, यानी कि पहले जहां पर खेत में लगे हुए थे वहां पर वो रोग लगा हुआ था। तो क्या करेंगे हम? पहले क्या बनाएंगे? 20% नमक का घोल। क्या बनाएंगे बेटा? 20% नमक का घोल बना के उनमें उनको उपचारित करके फिर कहां पर लगाएंगे? खेत में लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये क्या है? ये इसी का प्रयोग है। प्रति किलो किसके हिसाब से? 2.5 ग्राम थायरम और 2 ग्राम कितना? कार्बेंडाजिम ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित करें। ये क्या है? ट्राइकोडर्मा। आपको ध्यान रखना है कि बीज उपचारित करने के लिए किसका प्रयोग लिया जाता है? ट्राइकोडर्मा का प्रयोग लिया जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है? इसके बाद प्रति किलो, इसके बाद किलो क्लोरीफायरिपोस 50 इसी से उपचारित करें। लवणीय या क्षारीय मृदा, देखो ये क्या पूछ रहा है कि लवणीय या मृदा खारे पानी वाले क्षेत्र में किससे उपचारित करेंगे? सोडियम सल्फेट की 3% घोल से। किसके? सोडियम सल्फेट का क्या है? अगर कभी भी पूछ रहे तुम्हारे को लवणीय या क्षारीय मृदा है और वहां पे तुम लोगों ने क्या लगा दिया? गेहूं लगा दिया, तो वहां पर क्या करोगे? सोडियम सल्फेट से। अब मात्रा ध्यान रहती है या नहीं रहती है? रहती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रहती तो और उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, सोडियम सल्फेट के लीटर पानी में घोल बनाकर 24 घंटे तक क्या करेंगे? डुबोकर फिर किसमें लगाएंगे? खेत में लगाएंगे। अगला क्या देर का है? बाद में साफ पानी से धोकर बिल्कुल। और किसके करेंगे? पीएसबी और एजिटोबैक्टर से। किसके करेंगे? पीएसबी व एजिटोबैक्टर से। अगर किसी बच्चे को मान लो कोई किसी के, अभी देखो ये 4 ही पॉइंट दे रखे हैं, चारों पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखो आगे किसके बारे में पूछ रहा है? बाजरा। किसके बारे में पूछ रहा है? बाजरा। और मैंने पिछले वाली स्लाइड में बताया था कि बाजरा का वास्तविक नाम आपको कमेंट करना है। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया तो यहां देखो क्या होता है वास्तविक नाम, और ये होता है बेटा पेनिसेटम, पेनिसेटम ग्लूकम। ठीक है, आगे देखो ये क्या पूछ रहा है? इसमें भी वही 4 पॉइंट पूछ रहे थे। अथवा के अंदर क्वेश्चन आया था क्या? गेहूं और बाजरे में से। तो आप देखो यहां पर क्या पूछ रहा है कि 4 उन्नत किस्में लिखी है। तो उन्नत किस्में कौन सी आ गई? आरएचबी, आरएचबी 90, पूसा 405, आरएचबी 117, आरएचबी 173। कभी भी मिल जाए आपको आरएचबी वाली वेरायटी। कौन सी? आरएचबी वाली वेरायटी। कभी मिल जाए आपको एचबी वाली वेरायटी, तो किसकी रहेगी? बाजरे की। राजस्थान हाइब्रिड बाजरा और हाइब्रिड बाजरा, ये किसकी किस्में? बाजरे की। ठीक है सर, आपने ये बता दिया हमारे को। आरएचबी वाले लगा देना। आरएचबी में तो लगा सकते 90, 405, 177, जो भी तुम्हें लगाना चाहो आगे। ठीक है सर, आगे देखो नेक्स्ट। बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर अब दाने के लिए कितनी होती है? 4 से 5 में बता चुका हूं तुम्हारे को पिछले वाली स्लाइड पे। अरे ये देखो अरे क्लियर कर चुके बेटा, बाजरे को तो हम यही क्लियर कर चुके हैं। और कितनी मात्रा देख रखी है तुम्हारे? 3। कितने बीज दे रखी है? 3। और तीनों तुम पढ़ चुके हैं, दाने के लिए, चारे के लिए और नर्सरी के लिए। ठीक है सर, आगे बताओ आप हमारे को आगे बता दो आप। तो ठीक है, आगे देखो कहां चल रहा था? बाजरा। और बाजरे की कितनी बीज हो गई? दोनों क्लियर तुम्हारे सामने। हाँ सर, आगे बताओ नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? 2 प्रमुख कीट। और बाजरा कितने कीट लगते हैं? 2 लगते हैं। इसमें तुम्हारे को कितने दे रखे? 3। 2 याद कर लेना कोई सा भी। एक तो होता है कातरा, क्या होता है? कातरा। और दूसरा क्या दे रखा है? हरा तेला या गंदी बग। और किसके कीट है बेटा? ये बाजरा के। किसके कीट है? बाजरा के। देखो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पूछ रहा है बीजोपचार। क्या पूछ रहा है? बीजोपचार। और बीजों को क्या करेंगे? मैंने अभी बताया था कितने प्रतिशत नमक के घोल से? 20% नमक घोल से क्या किया जाता है? उपचारित किया जाता है। ठीक है सर, एक तो याद होगा। और दीमक के प्रकोप से, अरे कभी भी पूछ ले किसका प्रयोग हो जाए खेत के अंदर? दीमक का। तो दीमक का नियंत्रण किससे किया जाता है? एक रसायन, इसका नाम क्या है? क्लोरोफाइरिपोस। क्या नाम है? क्लोरोफाइरिपोस। और ये क्या रसायन है? ये रसायन किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? ये रसायन लिया जाता है दीमक के प्रयोग के लिए। किसके लिए? अगर दीमक प्रयोग किसमें हो गया? खेत में, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? क्लोरोफाइरिपोस का। किसका करेंगे? क्लोरोफाइरिपोस का। देखो आगे, लवणीय सारी मिट्टी में बुआई करनी हो तो बीज को 1% किससे करेंगे? मैंने बताया था पहले भी, क्या? सोडियम सल्फेट। क्या बताया था? सोडियम सल्फेट। कभी भी आपको मिल जाए कि लवणीय सारी मृदा दे रखी है और उसमें क्या पूछ रहा है कि उसका नियंत्रण किस प्रकार करेंगे, तो उसमें एक ही रसायन प्रयोग में लिया जाता है। अरे पानी पी लेने दो रे यार। इतना तो मैं घर पे भी नहीं बोलता जितना तुम्हारे सामने बोलता हूं। देखो क्या दे रखा था कि लवणीय व सारी मिट्टी के लिए किसका प्रयोग लिया जाता है? सोडियम सल्फेट का। और दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोफाइरिपोस का। और क्या दे रखा था? 20% नमक का घोल का। ठीक है, 3 पॉइंट है। और किसमें है ये? बीजोपचार के अंदर। आगे देखो
नेक्स्ट क्या देगा चना, कि चना की फसल में बीजोपचार को समझाइए। बीजोपचार आपको सिंगल लाइन में मिल सकता है कि मान लो मिक्स में नहीं है क्वेश्चन और आपको डिवाइड कर दिया, जैसे 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि दीर्घात्मक प्रश्न भी अपने यहाँ से बनेगा, लेकिन अगर मान लो कोई 1 नंबर में देना चाहे तो दे सकता है कि बीजोपचार को समझाइए। कब दिया गया? 2020 के पेपर में क्वेश्चन आया कि चने के बीज को बीजोपचार को समझाइए। तो क्या दे रखा था? देखो पहले कि जिन क्षेत्रों में दीमक और भूमिगत को प्रयोग को बताया, अरे मैंने एक बार बता दिया कि दीमक का जिस भी खेत के अंदर प्रयोग रहेगा ना उसके अंदर अपने को रसायन डालना है। और कौन सा डालना है? क्लोरोफायरिफॉस। क्या डालना है? क्लोरोफायरिफॉस। वही मात्रा अध्ययन हो, अच्छी बात है, नहीं याद होती है और अच्छी बात है। देखो नेक्स्ट, जड़ गलन व उपचार रोग की रोकथाम में तो बीजों को ट्राइकोडर्मा, अरे कभी भी मिल जाए, ये पॉइंट ध्यान रखो। क्या ध्यान रखोगे? ये पॉइंट ध्यान रखोगे कि सर हमारे को कैसे ध्यान रखना है कि दीमक का प्रयोग हो जाए, किसका प्रयोग करोगे? क्लोरोफायरिफॉस का। अगर मान लो किसका प्रयोग मिल जाए तुम्हारे को कि जड़ गलन रोग है, कौन सा रोग? जड़ गलन रोग है, उसमें किसका प्रयोग करोगे? ट्राइकोडर्मा कार्बेंडाजिम। अरे लिख लो रे, लिख लो। क्या करोगे अगर कहीं पे भी मिल जाए तुम्हारे को कौन सा रोग कि जड़ गलन रोग है, जड़ गलन, तो उसके लिए किसका प्रयोग करोगे? कार्बेंडाजिम का। किसका करोगे? कार्बेंडाजिम का। और किसका करोगे? ट्राइकोडर्मा का। ठीक है सर, ये आपको 2 पॉइंट मिल गए। मिल गए 2 पॉइंट? हाँ सर मिल गए। ठीक है बेटा, ये हो गया तुम्हारे काम। अगला क्वेश्चन क्या दे के लिए 250 ग्राम गुड़, ये तो बेटा किसका है? अरे तो राइजोबियम कल्चर का है। क्या है कि 250 ग्राम गुड़ लेंगे, 1 लीटर पानी में घोलेंगे, फिर कितने मिलाएंगे? 3 पैकेट किसके? राइजोबियम कल्चर के मिला के किसमें प्रयोग लेंगे? जीवाणु को छिपा बीजों करने के रूप में किया जाता है। ध्यान रखो कितना? 250 ग्राम गुड़, 1 लीटर पानी और कितने पैकेट? 3 पैकेट को घोल कर किसमें करेंगे? बीजों को उपचारित कर देंगे। ठीक है साहब, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखो नेक्स्ट क्या मुद्दा है कि आलू व सरसों की खेती, आलू व सरसों की खेती के निम्न बिंदुओं के आधार पर क्या कीजिए? उनका वर्णन कीजिए। अब निम्न बिंदु कौन कौन से हैं? देखो 4 उन्नत किस्में लिखनी है, दूसरा क्या है? बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर लिखनी है, क्या लिखने हैं? 2 प्रमुख रोग लिखने हैं और क्या लिखना है? बीजोपचार लिखना है। कितने कितने नंबर के? 1-1 नंबर के चारों पॉइंट है और टोटल कितने के हो गए? 4 नंबर के। 4 उन्नतशील किस्मों का मतलब हो गया कि एक किस्म कितने नंबर की है? आधे नंबर की। कितने नंबर की बेटा? आधे नंबर की। देखो आगे सरसों, और सरसों का क्या ध्यान रखना है तुम्हारे को? वानस्पतिक नाम। क्या ध्यान रखना है? वानस्पतिक नाम। और ये क्या होता है? इसका वानस्पतिक नाम होता है बेटा, क्या होता है? ब्रेसिका जुन्सिया। ब्रेसिका जुन्सिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो। आगे देखो, आगे क्या पूछ रहे हैं कि 4 उन्नत किस्में। अब 4 उन्नत किस्मों के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सी है तुम्हारी? दे रखी है पूसा जे किसान। कौन सी दे रखी है मेरे राजा? पूसा जे किसान। और उसी को क्या बोलते हैं? बायो 902। दूसरा नाम है बायो 902 और इसी को क्या बोलते हैं? पूसा जे किसान। दूसरी कौन सी है? लक्ष्मी। दूसरी कौन सी है? पूसा गोल्ड। और क्या है? पूसा कल्याणी, वरुणा, क्रांति, PR5। ये किसकी किस्में बेटा? ये है बेटा सरसों की। और तुम्हारे को 4 ध्यान रखनी है, 4 में याद कर सकते हो। पूसा जे किसान किसकी है? ये इसकी किसकी है? सरसों की। अगले क्या दे रखी है? लक्ष्मी किसकी है? सरसों की। पूसा गोल्ड किसकी है? सरसों की। आगे क्या दे रखी है? कल्याणी किसकी है? सरसों की। वरुणा किसकी है? सरसों की। लेकिन पूछ ले, अरे क्वेश्चन पूछ ले, अरुणा किसकी है? अरे अरुणा किसकी है? अरुणा है तो है बेटा मेरा अरंडी की। किसकी है बेटा? अरंडी की। वाह सर वाह, आनंद आ गया, आपने बता दिया, हमारे ये क्लियर हो गया। ठीक है, वरुणा किसकी है? सरसों की। और क्रांति भी किसमें होती है? सरसों में होती है भाई साहब। दमादम लक्ष्मी आती है, दमादम क्रांति होती है। किसान खुश हो जाता है और क्या करता है भाई साहब? पूसा चला जाता है। तो ये पूरी वैरायटी किसकी है? सरसों की है। आगे देखो, बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर। बीज की मात्रा किस हिसाब से होगी? सरसों के अंदर 2 प्रकार से ली जाती है, एक तो ली जाती है सिंचित क्षेत्र में और एक ली जाती है असिंचित क्षेत्र में। सिंचित क्षेत्र में कितनी लेंगे अपने? 4 से 5 किलोग्राम हेक्टेयर। ये तो किसमें लेंगे? असिंचित में। असिंचित का मतलब क्या है कि वह क्षेत्र जहां पर क्या नहीं होती है? वर्षा नहीं होती है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती, वहां पर क्या करेंगे? बीज दर की मात्रा क्या रखेंगे? अधिक रखेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो खेत में तुम लोगों ने बीज डाला और बहुत सारे बीज ऐसे रहेंगे जिनका क्या नहीं होगा? अंकुरण नहीं हो पाएगा, तो वो कौन सी कहलाएगा? असिंचित क्षेत्र। दूसरा कौन सा बेटा? सिंचित क्षेत्र। और सिंचित क्षेत्र में कितनी होती है? 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। समझे बात को? और 4 से 5 किसकी होती है? बाजरे की। किसकी होती है बेटा? बाजरे की 4 से 5 किलोग्राम हेक्टेयर। ठीक है सर, ये बता दिया आपने। ये कितने पॉइंट हो गए? 2 सिंचित और असिंचित। आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछना है कि 2 प्रमुख रोग। रोग कौन कौन से होते हैं? सरसों के अंदर सबसे मुख्य रोग है सफेद रोली रोग। कौन सा? सरसों का सफेद रोली रोग। और दूसरा कौन सा है? छाछिया रोग। कौन सा रोग है? छाछिया रोग, जिसमें सफेद सफेद पाउडर बन जाता है ना, वो कौन सा होता है? छाछिया या पाउडरी मिल्ड्यू रोग। समझे बात को? आगे देखो, अगला क्या दे रखा है? अगला देखा बीजोपचार। और बीजोपचार में क्या करना है कि बुआई से पहले बीज को 3 ग्राम थायरम को ट्राइकोडर्मा या मैंकोजेब प्रति किलोग्राम बीज हिसाब से उच्चारित करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि ट्राइकोडर्मा कार्बेंडाजिम क्या करेगा? जो सरसों की जड़ है ना, उन जड़ों को क्या करेगा? गलने से रोकेगा। उनमें क्या बनाएगा? उनमें नमी की मात्रा शोषित करने की क्षमता इंक्रीज करेगा। ये किसके पॉइंट है बेटा? ये बीजोपचार के। समझे बात को? किसका प्रयोग कर रहे हैं? बीजोपचार में। और किसके लिए? जड़ गलन के लिए। जड़ गलन के लिए किसका प्रयोग लिया जाता है? ट्राइकोडर्मा और मैंकोजेब का। आगे देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है तुम्हारे चने की बुआई है तो 2 उन्नत किस्में बीज दर व उपज प्रति हेक्टेयर लिखिए। कितने पॉइंट दे रखा है बेटा, 3। कितने दे रखा है, 3। और क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा गया, 2 नंबर के अंदर। कितना पूछा गया, 2 नंबर के अंदर। कितने पॉइंट देखे, 3 पॉइंट देखे। देखो फर्स्ट क्या दिख रहा है कि उन्नत किस्में लिखिए चने की। अब चने की तो उन्नत किस्में कौन सी है, RS9, C 152, FS 167, RC 19 और JC 5। ये किसकी किस्में, ये बेटा किसकी, इसकी चने की। चने के चैप्टर में जाओ आप, चने के चैप्टर में देखना। अरे अगली वीडियो, अरे लिखो अगली वीडियो क्या लेके आएंगे हम, अगली वीडियो लेके आने वाले इनसे सामान्य जानकारी, अर्थात प्रत्येक जो नस्लें दे रखी है तुम्हारी नस्लें क्या, प्रत्येक जो फसलें दे रखी है सभी फसलों की हम क्या लेके आएंगे, क्लास लेके आने वाले हैं। उस क्लास के अंदर क्या देखेंगे हम, उस क्लास के अंदर देखेंगे कि इस चैप्टर में से जो मोस्ट लाइन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप्स दे रखी है, उन सब क्रॉप्स का हम क्या करेंगे यहाँ पर सोल्यूशन करने वाले हैं। तो देखो आगे क्या दे रखी है, उन्नत किस्में। अगला क्या देगा, बीज दर। अब बीज दर के अंदर क्या करना है कि चौला की शुद्ध फसल के लिए, किसकी बेटा, चौला की शुद्ध फसल के लिए। अरे सॉरी चौला का आ गया, अरे मेरे राजा, अरे ये तो यहां पर चौला आ गया। क्वेश्चन किसका था, चने का था, और क्या आ गया, चौला आ गया। इसको तो क्रॉस करो मेरे राजा। तो क्रॉस करके क्या लिखोगे, अरे क्रॉस करके क्या लिखोगे, क्रॉस करके मैं लिखवाता हूं तुम्हारे को। इसको तो हटाओ, इसको तो हटाओ। चने की बीज दर कितनी दी जाती है, 2 प्रकार से। मैं लिखवाता हूं तुम्हारे बीज दर। अरे बीज दर तो मैं लिखवाता हूं मेरे राजा, लिखो इधर, इधर लिखो रे, इधर बीज दर कौन लिखवाएंगे सर, आप लिखवाओगे क्या, हाँ। और बीज दर लिखो यहाँ पर। बीज दर में क्या लिखोगे, देखो और कितने प्रकार से ली जाती है, 2 प्रकार से। एक तो कौन सी, देसी किस्मों की, और कभी भी पूछ तुम्हारी किसकी, काबुली की। देसी कितनी होती है, देसी की तो बेटा 60 से 80, कितनी होती है, 60 से 80 किलोग्राम। और इसकी कितनी ली जाती है, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। समझे बात को, ठीक है। आगे देखो क्या होगी, वर्षाकालीन फसल के लिए 5 से 8 क्विंटल, कितनी होगी, 5 से 8 क्विंटल। और क्या है, खरीफ की फसलों के लिए कितनी होगी, 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये क्या है, इसकी उपज। और किसकी बेटा, ये चने की। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओराइजा सेटाइवा, क्या पूछ रहा है कि ओराइजा सेटाइवा किसका वानस्पतिक नाम होता है। और ओराइजा सेटाइवा किसका होता है बेटा, धान का। किसका होता है, धान का। और क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा, ये तो क्या होगा इसका वानस्पतिक नाम। और कुल क्या होता है, सभी अनाज वाली फसलों का कुल क्या होता है, सभी अनाज वाली जो फसलें दे रखी है तुम्हारे, उनका कुल क्या होता है, उनका कुल होता है तुम्हारी ग्रेमिनिया पोएसी। क्या कुल होता है, ग्रेमिनिया पोएसी कुल, ग्रेमिनिया पोएसी। और दलहनी फसलों का क्या होता है बेटा, लेग्यूमिनेसिया का। आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तुम्हारे RMO 40। क्या पूछ दे रखा है, RMO 40। और RMO 40 के बारे में क्या पूछ रहा है कि RMO 40 फसल की एक उन्नत किस्म लिखी है। RMO 40 जो किस्म है, ये कौन सी फसल की किस्म है। और रिक्त स्थान के अंदर पूछा गया तो ये किसकी किस्म है बेटा, ये बेटा मोट की। किसकी है, मोट की। और कौन सी है बेटा, RMO 40। कौन सी है, RMO 40। और किसकी किस्म है, मोट की। यहां तक समझ में आई बात, हाँ सर, यहां तक समझ में आगे हमारी बात क्या है, RMO 40 किसकी किस्म है, मोट की। आगे देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पूछ रहा है कि गेहूं व मूंग की वैज्ञानिक खेती का वर्णन कीजिए निम्न बिंदुओं के आधार पर। और प्रथम बिंदु क्या है, बुआई का समय लिखना है कि गेहूं की बुआई कब की जाती है और मूंग की बुआई कब की जाती है। जिस बच्चे को पता है, अरे विधि के अंदर तो क्या आएगा, विधि के अंदर तो R×P। क्या आएगा, R×P। कतार से कतार की दूरी, प्लांट से प्लांट की दूरी और गहराई। कितने पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट तो किसमें आते हैं, विधि के अंदर। और बुआई का समय में आएगा कि उसकी बुआई कब की जाती है, यानी कि कौन सी ऋतु भी लिख सकते हो आप, और समय भी लिख सकते हो कि अक्टूबर से नवंबर में की जाती है, जून से जुलाई में की जाती है, या कब की जाती है, फरवरी मार्च में की जाती है। आई समझ में, हाँ सर, याद समझ में आई बात। आगे देखो, आगे दे रखा है कि तुम्हारे 4 उन्नतशील किस्में। अब तुम्हारे को उन्नतशील किस्में पता होनी चाहिए, कितनी, 4। अब 4 कोई सी भी रख सकते हो तुम। बीज दर लिखनी है, बीजोपचार लिखना है, और लास्ट में क्या लिखना है, उपज प्रति हेक्टेयर। तो ठीक है, देखो फर्स्ट क्या दे रखा है, मूंग। क्या दे रखा है, मूंग। और मूंग का वानस्पतिक नाम क्या होता है, अरे मूंग का वानस्पतिक नाम क्या होता है, देखो मेरे राजा, अरे वानस्पतिक नाम तो ध्यान रखो, तारे तुम्हारा क्या रहेगा, अरे काम आने वाली चीजें ही है। तो इसका क्या होता है, विग्ना रेडिएटा। क्या होता है, विग्ना रेडिएटा। ठीक है सर, आगे बताओ आप, बुआई का समय और विधि। बुआई का समय और विधि, तो क्या है, मूंग की बुआई कब की जाती है, अरे कौन सी ऋतु की है, खरीफ ऋतु की। कौन सी ऋतु की है, खरीफ की। तो ऐसे तुम्हारे को आइडिया लगना चाहिए, कौन सी ऋतु आ गई, खरीफ। तो खरीफ की बुआई कब की जाती है, जून जुलाई के अंदर। कब की जाती है, जून जुलाई में। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले। तो कब की जाती है, 15 जुलाई से 30 जुलाई तक की जाती है। फरवरी मध्य तक, इसका मार्च मध्य तक भी करना उपयुक्त।
कि मूंग क्या है, दोनों ऋतु में आती है, जायद के अंदर भी प्रयोग में ले सकते हैं और किस में ले सकते हैं, खरीफ के अंदर भी ले सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, कतार से कतार की दूरी कितनी रखेंगे, 30 सेंटीमीटर, और प्लांट से प्लांट की दूरी 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया यहाँ पर, अरे यहाँ पर शॉर्ट में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, R इंटू पी, कितना लिखोगे, R इंटू पी, और कितना आएगा 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। अब इसको लाइन में लिखना, वहां पर कैसे लिखोगे कि मूंग के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है तथा पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है, 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है सर, आगे बताओ आप हमारे को, देखो आगे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि 4 उन्नतशील किस्में लिखी है। क्या पूछ रहा है, 4 उन्नतशील किस्में, और कौन कौन सी है, देखो RMG 62, RMG 268। तो RMG वाली वैरायटी किसकी है, ये बेटा किसकी, ये बेटा किसकी, ये है बेटा तुम्हारे मूंग की, किसकी है, मूंग की। कभी भी लग जाए तुम्हारे RMG तो किसकी रहेगी, मूंग की। तो RMG 344 किसकी है, धनु। गंगा पस्त और गंगा सेकंड किसकी है, मक्का की। अरे यहाँ देखो मेरे राजा, गंगा सेकंड तो किसकी है, अरे ये तो किसकी है, मक्का की, किसकी है, मक्का की। और गंगा पस्ट किसकी है, ये बेटा किसकी, मूंग की। अगली क्या दे रखी है, पूसा वैसाखी, पूसा वैसाखी किसकी है, मूंग की। ठीक है वैसा ये उन्नतशील किस्में हो गई अपने यहाँ पर। देखो आगे क्या दे रखा है, बीज दर व बीजोपचार। अब बुआई से पूर्व क्या करेंगे, प्रति किलोग्राम बीज थायरम या कार्बेंडाजिम से उपचारित करेंगे, राइजोबियम कल्चर से उपचारित करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दलहनी फसलों में कौन सा कल्चर प्रयोग में लिया जाता है, कौन सा जीवाणु प्रयोग में लिया जाता है, उसमें लिया जाता है राइजोबियम कल्चर। कौन सा लिया जाता है, राइजोबियम कल्चर। सभी दलहनी फसलों के बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना, पैदावार अधिक मिलती है। इसके लिए 1 लीटर पानी में 2 सप्ताह को वही प्रक्रिया, क्या 1 लीटर पानी लेंगे, उसमें 250 ग्राम गुड़ मिलाएंगे, 3 पैकेट राइजोबियम कल्चर मिलाएंगे, क्या करेंगे, उपचारित कर देंगे। तो यहाँ ध्यान रखो, सभी दलहनी फसलों में, यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं तुम्हारे, यहाँ लिख के जा रहा हूं मैं, क्या कि दलहनी फसलों में किसका प्रयोग लिया जाता है, तुम्हारे राइजोबियम का। किसका लिया जाता है, राइजोबियम का। ठीक है, यहां देखो, ठीक है बेटा, आगे देखो, आगे क्या पूछ रहा है तुम्हारा पॉइंट, आगे देखो नेक्स्ट पूछ रहा है कि उपज प्रति हेक्टेयर। क्या पूछ रहा है, उपज प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, मूंग की उपज होती है बेटा कितने, 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी रहेगी बेटा, 8 से 10, कितनी रहेगी, 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में। और क्या पूछ रहा है, अच्छी तरह सुखाकर 8 से 10% नमी रखी जाती है। देखो कितना भंडारण में नमी कितनी रहेंगे। अगर अनाज वाली फसलें दे रहा है, अनाज वाली, तो अनाज वाली में कितनी रहेगी, 10 से 12, कितनी रहेगी, 10 से 12%। लेकिन क्या दे रहा है, दलहनी में कितनी रहेगी बेटा, 8 से 10, कितनी रहेगी, 8 से 10%। ये क्या रहेगी, उसमें नमी। जब अपन भंडारण करेंगे ना, मान लो खेत में से तुम लोगों ने फसल को थ्रेसिंग करवा ली, थ्रेसिंग करवाने के बाद में उसमें नमी की जांच की जाएगी कि कितनी % नमी है। अगर 80% नमी रहेगी तो उससे क्या नहीं होगा, उसके अंदर किसी भी कवक का और रोग का प्रकोप नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, आगे बताओ आप हमारे को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि जौ का वानस्पतिक नाम क्या होता है। अरे ये तो कमेंट करोगे भाई साहब, क्या वानस्पतिक नाम और क्या होता है, अरे जौ का वानस्पतिक नाम क्या होता है, बताओ जल्दी से सर, आप बता दो हमारे को। तो देखो बेटा क्या होता है, इसका होता है बेटा होडियम वल्गेर। क्या होता है, होडियम वल्गेर। ये किसका वानस्पतिक नाम होता है, ये होता है जौ का। किसका होता है, जौ का। अब जौ का कुल क्या होता है, देखो सबसे बड़ी पॉइंट जो आएगा कि तुम्हारे, अरे जो पूरी डिटेल से आएगा, लेकिन क्या होता है, जौ का कुल क्या रहेगा। अब कुल तो मैं तुम्हारे बता चुका हूं, क्या कि अनाज वाली फसलों क्या रहता है, ग्रेमिनिया पोएसी। क्या रहता है, ग्रेमिनिया पोएसी। और आगे क्या दे रखा है, आलू का कुल लिखिए। और आलू का कुल आपको पता है क्या होता है, अरे आलू का वानस्पतिक नाम क्या होता है, वानस्पतिक नाम देखो पहले, वानस्पतिक नाम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, अरे इसका लिख लो यहीं पे, क्या लिखोगे, इसका कुल। और कुल तुम्हारे पूछा गया, और किस किस्म था ये था ऑब्जेक्टिव के अंदर। और इसका कुल क्या होता है, इसका कुल होता है सोलेनेसी। क्या होता है, सोलेनेसी। यहां तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जौ का वानस्पतिक नाम लिखिए, और कब पूछा गया, 2023 के अंदर। कब पूछा गया, 2023 के अंदर। और दोनों तुम्हारे सामने पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है सर, आगे बताओ आप। अरे आगे बताएंगे, थोड़ा पानी वानी पीने दो यार। यहां तक क्लियर हुआ, क्या पूछ रहा था, जौ का वानस्पतिक नाम। और वो तुम्हारे सामने आ गया, आलू का कुल आ गया और उसका वानस्पतिक नाम आ गया। आगे देखो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि जो या मोट, क्या पूछ रहा है, जो या मोट की वैज्ञानिक स्थिति का वर्णन कीजिए। वैज्ञानिक स्थिति का कितने पॉइंटों के आधार पर करना है, फर्स्ट है महत्व व जलवायु, दूसरा क्या है चार उन्नतशील किस्में, तीसरा पॉइंट क्या है बीज दर व बीजोपचार, और लास्ट में क्या देगा उपज प्रति हेक्टेयर। देखो प्रथम इसमें कोई भी समझने वाली तुम्हारी बात नहीं है, सिर्फ तुमको क्या करना है याद ध्यान रखना है। अब प्रथम में इसमें क्या जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया महत्व, क्या जोड़ दिया महत्व। महत्व का मतलब होता है कि उसका इंपोर्टेंस क्या है, अर्थात अपन कोई भी फसल को उगाएंगे तो उसका इंपोर्टेंस क्या है, उसको अपन किस लिए उगा रहे हैं, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको क्या उपनाम दिया गया है, वो सभी उसके क्या हो जाएंगे महत्व हो जाएंगे। तो देखो क्या है जो का वानस्पतिक नाम भी बता गया है क्या होता है ओडियम वल्गेर, क्या होता है ओडियम वल्गेर। और देखो नेक्स्ट क्या है महत्व व जलवायु, कौन सी ऋतु की फसल है, जो ग्रीष्म ऋतु की है, शीत ऋतु की है, वर्षा ऋतु की है, कौन सी ऋतु की है शीत ऋतु की। तो कौन सी ऋतु हो गई रबी ऋतु में उगाई जाने वाली खाद्यान्न की प्रमुख फसल है, इसका उपयोग मानव आहार पशुओं के दाने चारे के लिए किया जाता है। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारे देश में जौ का प्रयोग रोटी बनाकर चने अथवा गेहूं के साथ मिलाकर रोटी के रूप में भी किया जाता है। समझे बात को, ये इसके क्या हो गया महत्व। नेक्स्ट क्या है जौ का प्रयोग औद्योगिक पदार्थ माल्ट शराब बियर बनाने में, किसमें बेटा माल्ट, क्या बनाने के अंदर माल्ट शराब और क्या बियर बनाने के अंदर किसका प्रयोग लिया जाता है, जौ का प्रयोग लिया जाता है। जौ को क्या कहते हैं पहले गलाया जाता है पानी के अंदर, उससे क्या बनाई जाती है बियर। कौन सी वाली, किंगफिशर, बुलेट, जो भी तुम्हारे को पता होती है, जो भी ब्रांड चलते हैं वो सभी ब्रांड किसके बनते हैं तुम्हारे जौ के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जौ के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, जौ के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है बेटा 68 से 64 से 78% क्या होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। आगे क्या देखो इसके उत्पत्ति स्थान क्या है, अरे जौ का उत्पत्ति स्थान क्या है, जौ का उत्पत्ति स्थान बेटा दक्षिणी, कौन सा एशिया, पूर्वी एशिया, कौन सा बेटा दक्षिणी पूर्वी एशिया। और राजस्थान में खेती कहाँ की जाती है, राजस्थान के अंदर जिले आते हैं, और कौन कौन से जिले दे रखे हैं, जैसे जयपुर आ गया, अजमेर आ गया, दौसा आ गया, अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, टोंक आ गया, ये सब में क्या की जाती है जौ की खेती की जाती है। अगले क्या देगा जलवायु, कौन सी जलवायु रहेगी, शीतोष्ण जलवायु, क्या रहेगी शीतोष्ण। अब शीतोष्ण के अंदर का मतलब पता लग गया तुमको कौन सी जलवायु, ठंडी व नम जलवायु, कौन सी होगी बेटा ठंडी व नम जलवायु। ये क्या कर सकते हो तुम वहां पर कमेंट कर सकते हो। आगे देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है चार उन्नतशील और किसकी उन्नतशील किस्में जौ की, जो कि उन्नतशील चार किस्में लिखोगे, फर्स्ट क्या होती है ज्योति, कौन सी ती ज्योति। अगली क्या दे रखी है तुम्हारे आरडी, आरडी वाली कभी भी मिल जाएगी तुम्हारे को, आरडी लगी और आगे कोई सा भी नंबर लगाओ तो किसकी करोगे तुम तुरंत कमेंट, वो तुरंत कमेंट कर देना किसकी जौ की। आगे देखो नेक्स्ट आरडी 387 और उसको क्या बोलते हैं राजकिरण, राजकिरण। और आरडी वाले मैंने बताई थी कौन सी रहेगी तुम्हारे आरडी जहीं पे भी लग जाएगा, वो कौन सी रहेगी जौ की किस्में। आगे देखो नेक्स्ट बीज दर व बीजोपचार। अब बीज दर के अंदर क्या लेंगे, सामान्य व सिंचित क्षेत्र के लिए कितना लेंगे 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जैसे गेहूं के अंदर ले रहे थे सामान्य के लिए कितने ले रहे थे 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो यहाँ पर कितने लेंगे 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और देर से बुआई करेंगे या ऐसे क्षेत्र या लवणीय क्षेत्रों के अंदर तो किसके लेंगे 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ लिख सकते हो तुम दो, अरे यहाँ लिख सकते हो दो, क्या लिखोगे दो के बारे में पूछ रहा है। एक तो किसके बारे में जौ के बारे में कितनी बुआई बीज दर ली जाती है दो, एक तो क्या करोगे तुम लोगे सिंचित क्षेत्र में, सिंचित क्षेत्र ले लो या सामान्य ले लो, सिंचित या सामान्य के लिए दोनों के लिए क्या है बराबर है। और एक ले लो तुम क्या करोगे असिंचित, असिंचित और क्या करोगे देर से। अगर मान लो लेट हो गए क्या करने में बुआई करने में तो बीज दर की मात्रा क्या करनी है आपको बढ़ानी पड़ेगी। और सिंचित के लिए तो कितने लोगे 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कितने लोगे 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन अगर मान लो क्या देरी से बुआई करनी है, अगर भूल गए वो नहीं तो क्या करोगे उसके लिए बीज दर की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी और कितनी करनी पड़ेगी 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। राजा कितनी 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देखो नेक्स्ट क्या दे रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि मोट, मोट का वास्तविक नाम क्या होता है कि तुरंत कमेंट करोगे तुम, मोट का वानस्पतिक नाम और वानस्पतिक नाम क्या होता है ये बताओगे तुम। देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि महत्व जलवायु वही पॉइंट है, ये कौन सी ऋतु की फसल है खरीफ दलहनी फसल है। जो मोट का पौधा मर्दा कटाव को रोकने वाला होता है, क्या होता है कौन सी ऋतु की फसल है खरीफ ऋतु की। और क्या होता है जिसकी जड़ें होती है वो क्या करती है मर्दा को जकड़ के रखती है, उससे क्या होता है कि मर्दा कटाव की समस्या कम होती है। आगे देखा है कि मोट की हरी फलियों की पौष्टिक सब्जी बनाई जाती है, अरे सब्जियां तो सबकी बनाई जाती है आजकल। देखो नेक्स्ट मोट का सूखा चारा स्वाद की दृष्टि से बहुत अच्छा पसंद किया जाता है, क्यों किया जाता है क्योंकि जो उसका चारा होता है ना उसको क्या करते हैं पशु अत्यधिक स्वादिष्ट सेवन के लिए प्रयोग में लेते हैं। इसमें वसा प्रतिशत प्रोटीन कितना होता है कि दलहनी फसलों में क्या ध्यान रखना है, दलहनी फसलों के अंदर रखना है प्रोटीन की मात्रा, क्या ध्यान रखनी है प्रोटीन की मात्रा। और कितनी होती है मोट के अंदर 18 से 22%, कितनी होती है 18 से 22%। आगे देखो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि मोट की दाल बनी बड़ी भोजन के रूप में काम में ली जाती है। अरे सभी भोजन के काम में ली जाती है। उत्पत्ति स्थान क्या होता है? भारत। मोट कहाँ का है? अरे मोट तो है भारत का। कहाँ का है? भारत का। आगे क्या पूछ रहे हैं कि राजस्थान में खेती कहाँ होती है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अरे सभी जिलों में होती है। आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? जलवायु। जलवायु में क्या ली जाती है? गर्म और शोषक मौसम की फसल है तो क्या रहेगी? सूखा सहन करने की क्षमता क्या रहेगी? अधिक रहेगी। ठीक है सर, आगे बताइए, आगे कमेंट करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे थोड़ी जा रहे हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि 4 उन्नतशील किस्में लिखी हैं। अब क्या है, मैंने बताया था कि किसी के प्रकार के HB लगाओ, HD लगाओ, RMG लगाओ, अरे कुछ भी लगाओ, लेकिन क्या है प्रॉपर एक सिस्टम कर रखा है कि उसकी जो वेरायटी निकलेगी वो उसी नाम से निकलेगी। तो अपने यहाँ पर देखो, अपने क्या आ गया? अरे मोट की कभी भी पूछे ना तो एक बात ध्यान रखनी है कि RMO वाली, कौन सी RMO वाली वेरायटी किसकी रहती है? ये रहती है बेटा मोट की। किसकी रहती है? मोट की। देखो और कौन सी? और एक रहेगी काजरी। कौन सी बेटा? काजरी। और काजरी कहाँ पर स्थित है? अरे काजरी एक संस्थान है जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल एग्रीकल्चर जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अरे काजरी कहाँ स्थित है? अरे सर आपने बताया अभी काजरी नाम आया एक। काजरी किस प्रकार होता है? ये होता है काजरी। अरे काजरी वो आंखें नहीं, अरे वो आंखें नहीं बोल रहा, वो कजरी कजरी आंखें होती है, वो आंखें नहीं। आंखें तो वो क्या हो गया? अरे अभी देखा होगा इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम चलाते हो ना? हाँ, उसमें देखा होगा वो अभी क्या होता, कौन सी लिसा, मोनालिसा क्या होता, कौन सी वायरल हो रही है, तो वो तो कजरी आंखें उसकी। लेकिन एक काजरी संस्थान है, और ये संस्थान कहाँ पर है? ये बेटा जोधपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। समझी बात को? और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 के अंदर। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है कि बीज दर व बीजोपचार। अब मोट की शुद्ध फसल के लिए कितना लेंगे? 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। तो मिश्रित फसल के लिए कितनी? 4 किलोग्राम हेक्टेयर। देखो यहाँ पर मोट, और मोट की कितनी ले रहे हैं? 2। ये तो क्या रहे हैं? शुद्ध फसल के लिए। शुद्ध फसल का मतलब क्या है कि पूरे खेत के अंदर कितनी फसल लगाएंगे? एक फसल। और दूसरी क्या है? मिश्रित। देखो मिश्रित के लिए कम रहेगी क्योंकि इसके अंदर दूसरी फसल के भी बीज मिक्स हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? मिश्रित। तो इसकी कितनी लेंगे? यहाँ पर लेंगे हम 4 से 5। कितनी लेंगे? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये तो किसके लिए? मिश्रित के लिए। और इसके लिए क्या करेंगे? 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। समझिए बात को? मोट की कितनी बीज दर ध्यान रखनी है? 2 बीज दर ध्यान रखनी है। कौन सी? शुद्ध फसल के लिए और मिश्रित फसल के लिए। आगे देखो नेक्स्ट, इसमें क्या दे रखा था? इसमें दे रखा था कि बीज की बुआई से पूर्व क्या करेंगे? स्टेप्टोसाइक्लिन क्या करेंगे? उससे क्या करेंगे? उनको बीजों को उपचारित करेंगे। और बीज उपचार का मतलब क्या होगा कि बीजों को खेत में लगाने से पहले किसी भी रसायन या केमिकल के द्वारा उनका उपचारित करना, वो क्या कहलाएगा? बीजोपचार कहलाएगा। आगे देखो, आगे क्या दे रखा है? तुम्हारे क्या दे रखा है? इसको तो ध्यान रखना तुम्हारे को। आगे दे रखा है कल्चर से बीजोपचार करते हैं। कौन सी फसल है? दलहनी फसल है। कौन सी फसल है? दलहनी। तो मोट को ध्यान रखना कौन सी ऋतु की फसल है? दलहनी। तो दलहनी फसल में क्या ध्यान रखना है? दलहनी फसल में एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कौन से कल्चर से उपचारित करें? जो राइजोबियम कल्चर आता है उससे क्या करेंगे? उनको उपचारित करेंगे। तो देखो यहाँ पर राइजोबियम कल्चर से क्या करेंगे? उनको उपचारित करेंगे। सभी दलहनी फसलों के अंदर कौन सा लेना है? राइजोबियम। अगर कभी भी पूछ ले तुम्हारे को क्या कि मान लो कोई अनाज वाली फसल है तो उसमें क्या लोगे? PSB और एजोटोबैक्टर। कौन सा? PSB, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया। और कौन सा आएगा? एजोटोबैक्टर। क्या आएगा? एजोटोबैक्टर। तो आगे देखो नेक्स्ट, और आगे क्या देगा? ऊपर मोट की उपज होती है 6 से 8 और 8 से 10 क्विंटल हेक्टेयर। तो यहाँ पे लिख लो कितनी होती है इनकी उपज? इसकी उपज होती है बेटा कितनी? उपज ध्यान रखो, और उपज कितनी होती है बेटा? 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रयोग में ली जाती है। देखो नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? कौन से पेपर में आ गया हम? 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या था? फर्स्ट ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा था? ऑब्जेक्टिव। उसमें क्या था कि गेहूं में सिंचाई की द्वितीय क्रांतिक अवस्था लिखी। गेहूं की जो फसल है उसमें क्रांतिक अवस्था कितनी दे रखी तुम्हारे? 6। कितनी दे रखी है? 6। और 6 की 6 तुम्हारे को याद रखना है क्योंकि बुक में मेंशन कर रखी है। और 6 कौन कौन सी है? जिसमें से कौन सी पूछ रहा है? द्वितीय। और देखो 6 कौन कौन सी है? 6 एक साथ पढ़ेंगे अपन कभी भी। इसकी कल क्लास जो आएगी ना उसके अंदर में 6 की 6 एक साथ बताऊंगा तुम्हारे को। आगे देखो क्या है कि गेहूं की फसल में सिंचाई की द्वितीय अवस्था प्रथम कौन सी होती है? ये तो कौन सी पूछ रहा है? द्वितीय। अपन क्या पढ़ेंगे? प्रथम कौन सी होती है? तो प्रथम तो होती है तुम्हारी कौन सी? CRI। कौन सी होती है? CRI। CRI। और CRI का मतलब क्या होता है? क्राउन रूट इनिशिएशन। क्या होता है? क्राउन रूट इनिशिएशन, शीर्ष जड़ निकलना। उस समय कौन सी सिंचाई करेंगे? प्रथम। और द्वितीय क्या है? द्वितीय क्या है बेटा? द्वितीय क्या है? CRI तो कौन सी हो गई? फर्स्ट। CTJ टिल्डिंग, कल्ले निकलते समय। और दूसरी कौन सी आएगी? कल्ले फुटान अवस्था। ये कौन सी है? ये द्वितीय अवस्था। कौन सी है बेटा? द्वितीय। प्रथम तो क्या दे रही है तुम्हारे? CRI रूट इनिशिएशन। और सेकंड क्या है? टिल्डिंग। टिल्डिंग यानी कल्ले निकलते समय। ठीक है बेटा, आगे देखो
नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि चने में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। जो चना होता है, चने को क्या बोलते हैं, चने का वानस्पतिक नाम, अरे चने का वानस्पतिक नाम और क्या होता है सर पता ही नहीं है, बिल्कुल वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। अगर वानस्पतिक नाम पता नहीं है तो बहुत बढ़िया कर दिया तुम लोगों ने। क्या है, साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम। देखो आगे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि चने में प्रोटीन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, और कितनी होती है, ये होती है बेटा कितनी प्रतिशत। इसमें से देखो जब भी ये पूछेगा ना तुम्हारे दलहनी फसलों में, कौन सी फसलों में, दलहनी में, तो दलहनी में तुम्हारे को एक आइडिया रखना है, और कितना रखना है कि 18 से लेके इसके बीच में, 18 से लेके 24 तक बीच में, 18 से लेके 24 तक क्या रखना है, प्रतिशत मात्रा ध्यान रखनी है। और मैं किसकी बता रहा हूँ, मैं किसी फसल की नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि कितना रखना है, 18 से 24 के बीच में। अब मान लो देखो यहाँ पर ऑप्शन काटे हम कि 11 किसी की नहीं होती है, 13 नहीं होती है, 12 नहीं होती है, तो बचा क्या अपने पास, एक ही उदाहरण बचा, कौन सा बचा है, 21%। और ये कब पूछा गया, 2024 के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो कितनी होती है, 21%। और ये किस में होती है बेटा, चने के अंदर। किस में होती है, चने के अंदर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में पूछ रहा है कि चना की वैज्ञानिक खेती का वर्णन की निम्न बिंदुओं के आधार पर, और कितने बिंदु देखे तुम्हारे, बिंदु दे रखे थे। चारों में से प्रथम बिंदु क्या है कि मृदा एवं खेत की तैयारी लिखी है, दूसरा क्या है बीज दर एवं बीजोपचार लिखी है, तीसरा क्या है 4 उन्नतशील किस्में लिखी है, और चौथा क्या जाएगा पादप संरक्षण। पादप संरक्षण के अंदर क्या आते हैं, फसलों में लगने वाले कीट रोग और उनका नियंत्रण, ये क्या कहलाता है, पादप संरक्षण कहलाता है। तो ठीक है बेटा बताओ, देखो ये ठप था क्योंकि किसके अंदर एक पॉइंट ऐड कर दिया, ये पॉइंट क्या है थोड़ा बच्चों के लिए हार्ड पड़ता है, लेकिन क्या है अब ऐड कर दिया तो ऐड कर दिया, अब इसको मना थोड़ी कर सकते हैं कि मत करो, इसे थोड़ा होगा। देखो चना, चने का वानस्पतिक नाम बता दिया क्या होता है, साइसर एरिटिनम। और क्या दे रखा आगे, देखो मृदा एवं खेत की तैयारी के अंदर दे रखा है कि चने की खेती के लिए कौन सी मृदा चाहिए, हल्की दोमट मिट्टी। कौन सी चाहिए बेटा, हल्की दोमट मिट्टी। तो मृदा के अंदर ध्यान रखना है, मृदा के अंदर तो आपको सिर्फ 1-2 क्रॉप्स को छोड़ दो, बाकी सब क्रॉप में आप क्या कर सकते हो, बाकी क्रॉप में क्या कर सकते हो, बलुई दोमट, क्या कर सकते हो, बलुई दोमट व दोमट मृदा, बलुई दोमट व दोमट मृदा क्या है, ये सर्वोत्तम रहती है कौन सी फसल के लिए। अगर मान लो 1-2 मान लो जैसे काली मृदा चाहिए किसी में, उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो भी बाकी आपकी फसल बचती है उन सभी में क्या कर सकते हो, बलुई दोमट या दोमट मृदा। आगे देखो इसमें क्या करना चाहिए, सारी मृदा पीएच मान कितना रहना चाहिए, अरे कोई भी फसल हो उसके लिए कितना ध्यान रखो, 6 से लेके 7, 6 से लेके 7 या 7 से 7.5, ये क्या रहती है, मिनिमम रहती है तुम्हारे आगे। आगे क्या दे रखा है, दीमक, दीमक के प्रयोग के लिए मैंने तुमको बता दिया कि जहां पर भी दीमक लगेगा उसके लिए एक रसायन आता है, और उस रसायन का नाम क्या है, अरे दीमक आता है ना, दीमक लगता है ना, दीमक के लिए रसायन जिसका नाम क्या है, क्लोरोपाइरीपोस। क्या होता है, क्लोरोपाइरीपोस। उस रसायन का क्या कर लो तुम, प्रयोग ले लो, तो उसका लिखो क्लोरोपाइरीपोस। इसे बता दिया तुम्हारे पहले वाली वीडियो के अंदर, तुम्हारे को सिर्फ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि क्लोरोपाइरीपोस का प्रयोग कब लेंगे, फसलों में दीमक लगने पर। किसका रसायन का प्रयोग है, क्लोरोपाइरीपोस का। आगे देखो क्या दिख रहा है, आगे कुछ भी नहीं है, आगे देखो नेक्स्ट बीज दर एवं बीजोपचार। अब चने की बीज दर पहले बता चुका हूँ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन सी, देसी किस्मों के लिए कितनी रखी जाती है, और क्या विदेशी जो होती है अपने विदेशी किस्मों के लिए कितनी रखी जाती है, दोनों तुम्हारे क्लियर कर चुका हूँ। हाँ सर बता चुके हो, आगे आगे बताओ आप हमारे को। तो आगे बीज दर होगी, आगे क्या है बीजोपचार। बीजोपचार मैंने बता दिया कि कभी भी दलहनी जो फसलें होगी उनको बीजोपचार करने के लिए एक रसायन का प्रयोग में लिया जाता है, और उस रसायन का नाम क्या होता है, अरे वो क्या होता है, अगर दीमक लग गया या भूमिगत कीट कोई सा भी लग गया, अरे अब तो रुको रे यार, अगर दीमक लग गया या क्या लग गया तुम्हारे, कोई सा भी दीमक लग गया, कीट भूमिगत जो भी कीट लग गया, उसके नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग लोगे, उसके नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग लोगे, क्लोरोपाइरीपोस या क्यूनोलफोस का। किसका लोगे, क्लोरोपाइरीपोस या क्यूनोलफोस रसायन का प्रयोग में लिया जाता है। आगे देखो जड़ गलन व उकठा रोग के लिए, जड़ गलन, अरे ये पिक्स हो गए ना तुम्हारे पॉइंट, मैंने बताया था ना कि बीजोपचार के अंदर जो पॉइंट आएंगे वो रिपीट होते हैं। और वापस देखो दीमक, अगर मान लो कोई भी खेत के अंदर तुम लोग को क्या लगा रहे हो फसल, उसमें क्या होगी, भूमिगत कीट रहेगा और दीमक रहेगा, उन दोनों का अगर नियंत्रण करना है तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक रसायन लेना पड़ेगा। और रसायन का नाम क्या होता है, क्लोरोपाइरीपोस। क्या होता है, क्लोरोपाइरीपोस। और दूसरा क्या दे रखा है, जड़ गलन में उकठा रोग। अगर कोई सी भी क्रॉप लोगे ना तुम, दलहनी लोगे या अनाज वाली लोगे, उन सभी में क्या लगेगा, एक रोग लगेगा जिसका नाम क्या है, जड़ गलन व उकठा रोग। उसका नियंत्रण करना चाहते हो तो उसका नियंत्रण किससे करोगे, ट्राइकोडर्मा और कार्बेंडाजियम से। अब ये पिक्स है क्या भाई साहब, अगर किसी को याद ही नहीं आ रहा है, एग्जाम में बैठ गया, क्वेश्चन भी आ गया तो करना तो पड़ेगा, फिर कैसे करोगे, तो इधर देखो, अगर क्वेश्चन ही आ गया तो करना पड़ेगा वहां तो। अब करोगे क्या कि मान लो जड़ गलन उकठा रोग होता है, उसके लिए 2 मेडिसिन होती है या 2 उपचार होते हैं। क्या होता है, कार्बेंडाजिम और ट्राइकोडर्मा। आगे देखो बीजाणु, बीजाणु का मेरे को पता है कौन सी फसल है ये, अरे कौन सी फसल है, दलहनी फसल है, तो दलहनी फसल में किसका प्रयोग लोगे, राइजोबियम कल्चर का। किसका लोगे, राइजोबियम कल्चर का। आगे क्या देर के 4 उन्नतशील किस्में, और उन्नतशील किस्मों में ध्यान रखना है, मैंने बताया था कि आरस वाली वेरायटी, कौन सी वाली, जिसके आगे आरस लग जाए वो कौन सी रहेगी, तुम्हारे चने वाली वेरायटी। और इसके अलावा ध्यान रखना वरदान और जीएनजी। कौन सी, वरदान
और क्या ध्यान रखना है, जीएनजी। कौन सी, जीएनजी। ये सब किसकी वैरायटी है, ये सब किसकी वैरायटी है, सब तुम्हारे चने की वैरायटी है। आगे को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था, देखो पादप संरक्षण। पादप संरक्षण मैंने बताया था कि पादप संरक्षण में क्या आएंगे, रोग व कीटों के बारे में वर्गीकरण आएगा। देखो क्या पूछ रहा है कि कीट एवं रोग नियंत्रण लिखिए। अब दीमक लगेगा तो दीमक के लिए प्रयोग में किसका लोगे, क्लोरोपाइरीपोस का। और क्या लगेगा, कटवर्म वायर फ्रम, इसके लिए भी किसका प्रयोग लोगे, अर्थात तीनों के लिए किसका लोगे तुम, क्लोरोपाइरीपोस का। आगे देखो इनके नियंत्रण मिथाइल पैराथियन प्रसिद्ध क्विनोलफॉस की मात्रा प्रत्येक बुड़गांव का संकाल करना चाहिए। ये तुम्हारे पढ़ने की चीज है। आगे देखो झुलसा रोग और कौन सा है, पाले से बचाओ। अब पाले से बचाव के लिए क्या करोगे, 0.1%, किसका बेटा, 0.1%, 0.1% क्या बनाओगे, गोल बनाओगे। उस गोल का क्या करोगे, फसलों में छिड़काव करोगे, तो उससे क्या होगा, पाले का नियंत्रण होगा। या पाले के नियंत्रण करने के और जो भौतिक उपाय है, भौतिक उपाय में तुम क्या कर सकते हो, जैसे किसी के पास मान लो कहीं पाला गिरने की संभावना है, तो वहां पर क्या करोगे, धुआं करना या करना सिंचाई करना, ये सभी किसके पॉइंट है, पाले से बचाव के पॉइंट है। तो तुम्हारे को ध्यान रखना है। झुलसा रोग, और झुलसा रोग किसमें लगता है, ये तो इसको ब्लाइट क्या बोलते हैं, ब्लाइट। इसके लिए किसका प्रयोग रहता है, मैंगो जेब का। कभी भी पूछ ले तुम्हारे को झुलसा, कौन सा, झुलसा। अब झुलसा रोग किसमें लगता है, दलहनी फसलों में। किसमें लगता है, दलहनी फसलों में। और दलहनी फसलों में इसका नियंत्रण क्या करेंगे, तो इसका नियंत्रण करने के लिए अपन क्या प्रयोग में लेंगे, अरे इसका नियंत्रण किसमें लगता है, दलहनी फसलों में। कौन सा रोग लगता है, झुलसा रोग। उसका नियंत्रण क्या करेंगे, मैंगो जेब। किसका करेंगे, मैंगो जेब से। ठीक है, यहां तो तुम्हारे क्लियर हुआ। आगे देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है कि मक्का की वैज्ञानिक खेती का निम्न बिंदुओं के आधार पर क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। निम्न बिंदु कौन कौन से, प्रथम क्या देगा, मृदा एवं खेत की तैयारी। दूसरा क्या देगा, बीज दर एवं बीजोपचार। और तीसरा क्या देगा, 4 उन्नतशील किस्में। और क्या देगा, पादप संरक्षण। तुम क्या करोगे, कमेंट करोगे, क्या करोगे कि मक्का का जो क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है या वानस्पतिक नाम क्या होता है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ क्या होता है वानस्पतिक नाम। हाँ सर, इसका वानस्पतिक नाम बताओ आप हमारे को, क्या होता है, इसका होता है बेटा जियामेज। क्या होता है, जियामेज। अब जियामेज बहुत प्रकार की होती है। क्यों होती है कि मान लो कोई क्या पूछ रहा है, दूसरी पूछ रहा है इवर्टा, इसकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से अपने को क्या ध्यान रखना है, जियामेज ध्यान रखना है। देखो मक्का क्या है, अरे मक्का क्या है, सब्जियों, अनाज वाली फसलों की रानी। क्या होती है, अनाज वाली फसलों की रानी। और फसलों की रानी कौन है, ये तो बेटा मक्का। और राजा कौन है, राजा है तुम्हारे कौन सा, गेहूं। इसको क्या कहा जाता है, अनाज वाली फसलों की रानी कहा जाता है। आगे देखो क्या बोल रहा है इसमें, प्रथम पॉइंट क्या दे रहा है, मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा मैंने बताया था क्या ध्यान रखना है कि बलुई दोमट व दोमट मृदा। कोई भी क्रॉप्स मिल जाए, किसको छोड़कर, कपास को छोड़कर और किसको छोड़कर, चावल को छोड़कर। 2 फसलों में क्या दे रखी है तुम्हारे, उसमें दे रखी है तुम्हारे काली मृदा। कौन सी मृदा, काली मृदा। इसके अलावा जो भी क्रॉप्स है, जो भी तुम्हारे फसलें हैं, उन सभी फसलों में कौन सी करनी है, बलुई दोमट या दोमट मृदा। पीएच मान ध्यान रखना कितना, 6.5 से लेकर 7.5। ये 1-2 पॉइंट तो फिक्स कर लो। आगे क्या पूछ रहा है, मक्का के लिए खेत की तैयारी में पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से 2 से 3 बार कल्टीवेटर पाटा चलाकर करते हैं। किसी भी फसल को लगाने से पहले क्या चलाएंगे, खेत के अंदर पाटा चलाएंगे, पाटा या हल चलाएंगे। क्या करेंगे, मृदा को भुरभुरी करेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसमें फसल लगाएंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्या देगा, बीज दर एवं बीजोपचार। अब मक्का की फसलें किस लिए जाती है, संकर किस्मों के लिए। और कौन सी फसलों के लिए, संकुल किस्मों के लिए। देखो संकर किस्मों के लिए कितनी लेते हैं, 20 से 25। संकर किस्मों के लिए तो कितने लेंगे, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर पूछ ले संकर का मतलब क्या है, वह किस्में जो हाइब्रिड है, यानी कि जो संकर का मतलब होता है, एक तो होती है संकुल, एक होती है संकर। संकर का मतलब क्या होता है कि वह फसल जिसको खेत में लगाने के बाद में अपन दोबारा प्रयोग में ले रहे हैं, वो तो क्या कहलाएगी तुम्हारे संकर किस्में। और संकर किस्मों का मतलब क्या है, वह किस्में जिसको प्रथम बार प्रयोग में ली जा रही है खेत में, वो कौन सी कहलाएगी, संकुल किस्में। आगे देखो बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न का मतलब क्या है, एक होती है जिसको बोलते हैं बेबी कॉर्न, जैसे वो होती है भुट्टे खाने के लिए। मक्के की एक किस्म आती है जिसको क्या बोलते हैं, बेबी कॉर्न, एक प्रजाति है। और ये प्रजाति किसके लिए, ये होती है खाने के लिए, जो क्या होती है, स्वादिष्ट होती है और मिठास इसमें ज्यादा रहती है। तो ये कौन सी होती है, बेबी कॉर्न। इसमें क्या होती है, शर्करा की मात्रा अधिक होती है। शर्करा की मात्रा क्या होती है, इसमें अधिक होती है। आगे देखो नेक्स्ट, चारे के लिए कितनी लेंगे, 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे देखो बीजोपचार। बीजोपचार में क्या देखा है कि 3 ग्राम 2.5 ग्राम का कैप्टान से क्या करेंगे, बीजों को उपचारित करेंगे। और कार्बेंडाजिम किस लिए प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि उसमें क्या लग जाएगा, दीमक। क्या लग जाएगा, दीमक को प्रयोग करोगे, लेकिन किसको रसायन का प्रयोग ले जाता है, कार्बेंडाजिम का। आगे देखो नेक्स्ट क्या देखिए, 4 उन्नतशील किस्में। अब मैंने बताया था क्या कि नवजोत, माई, कंचन। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखना है, मक्के के बारे में क्या ध्यान रखना है। देखो मक्का की क्या कुछ स्पेशल पॉइंट है, वो ध्यान रखना है। और वह क्या है,
कि मक्का के बारे में कभी भी पूछ लें कि इसकी कौन सी किस्में, इसके बारे में कभी पूछ लें बीज दर, तो बीज दर में तुम्हारे को बता दी कितनी 20 से 25 और 40 से 45। 20 से 25 तो किसके रखेंगे संकुल किस्मों की, और कितने रखोगे 40 से 45 ग्राम किलोग्राम चारे के लिए। तो देखो मक्का में एक किस्म होती है जिसका नाम है माही सुगंधा, माही कंचन, और ये तो किसकी हो गई, ये तो हो गई किसकी मक्का की। और अगली क्या है नवजोत, ये भी किसकी है मक्का की। लेकिन कभी भी पूछ रहे तुम्हारे को यहाँ दे रखा है चावल, और चावल की किस्में होती है जो तुम्हारे ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि वो क्या इससे सेम टू सेम है, तो बच्चे क्या करते थे उसमें कर देते हैं। देखो माही सुगंधा, और दूसरी मिल जाए माही बासमती, ये किसकी रहेगी, ये तो है चावल की, और माही कंचन किसकी है मक्के की, ये ध्यान रखना है। और अगली क्या दे रखी है प्रताप मक्का थर्ड, प्रताप मक्का 5 और अरावली मक्का, ये किसकी है मक्के की किस्में, ये ध्यान रखो तुम्हारे को। इसमें मक्का लगा हुआ ऑटोमेटिक किसकी रहेगी मक्के की रहेगी। आगे देखो नेक्स्ट क्या दे रखा, नेक्स्ट तुम्हारे पादप संरक्षण, क्या देगा पादप संरक्षण। अब पादप संरक्षण ध्यान रखना कितने आते हैं तुम्हारे, कीट व क्या होते हैं रोग, कीट व रोग। अब कीट ध्यान रखना है, कीट के अंदर क्या रखना है कि दीमक। अब दीमक का प्रयोग जहां पर हो जाएगा कौन से रसायन का प्रयोग मिलेंगे क्लोरोपाइरिफॉस का। आगे देगा तनाछेदक कीट, कौन सा तनाछेदक कीट है परवमक्खी, इसके नियंत्रण करके क्या करेंगे कार्बोफ्यूरॉन। दो प्रकार से होते हैं दीमक और दीमक, और कौन सा तनाछेदक मक्खी, इसके प्रयोग में क्या ले जाता है। देखो दीमक के प्रयोग में किसका ले रहे हैं अपन क्लोरोपाइरिफॉस का, और तनाछेदक कीट का प्रयोग वहां पर कौन सा रसायन का लेंगे कार्बोफ्यूरॉन का या डाइमिथोएट का, किसका लेंगे डाइमिथोएट का। मात्रा याद होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो और अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि मैंने को क्या ध्यान रखना है कम से कम जो लगने वाला उसमें कीट उसमें रोग उसका नियंत्रण किस रसायन से करेंगे वो तुम्हारे को बात ध्यान रखनी है। आगे देखो रोग, रोग के अंदर कौन सा लगता है तुलासिता रोग, जो क्या होता है पत्तियों पर पीलीधारियां पड़ जाती है। रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए जिंक कार्बोनेट का छिड़काव करेंगे, जिंक कार्बोनेट का क्या करेंगे छिड़काव करेंगे। अगला क्या दे रखा है पत्ती धब्बा या झुलसा रोग, इसके अंदर क्या करेंगे भूरे धब्बे काले धब्बे का प्रयोग बन जाते हैं, और उस पर क्या प्रयोग करेंगे पर जिंक सल्फेट का छिड़काव कर देंगे। इस पर क्या करेंगे जिंक मैंगनीज कार्बोनेट का, किसका करेंगे जिंक मैंगनीज कार्बोनेट का। आगे क्या दे रखा है, आगे तुम्हारे तना सड़न, क्या दे रखा है तना सड़न, और इसके रोग के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग में ले जाता है, देखो इसके लिए स्टेप्टोसाइक्लिन, किसका लेंगे स्टेप्टोसाइक्लिन या एग्रोमाइसिन, किसका स्टेप्टोसाइक्लिन या एग्रोमाइसिन को उसका क्या करेंगे छिड़काव करेंगे। तुम्हारे क्या दे रखा था तुम्हारे मुख्य बात क्या रखनी है कि मुख्य बात क्या है कि तुम्हारे ये पॉइंट दे रखे ना ये पॉइंट। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये कि मर्दा खेत की तैयारी, इसमें क्या है आधा नंबर का ये आधा नंबर का ये, तो टोटल कितने हो गए 1 नंबर का। अब इसमें भी क्या देखा आधा नंबर आधा नंबर, यानी कि एक पॉइंट कितने नंबर का है 1 नंबर का पूछ रहा है, उसमें से क्या देखो ये कितने हो गए टोटल कितने नंबर का हो गया 4 नंबर का। अब 4 नंबर किस किसके एक नंबर के पॉइंट दे रखे हैं। अब जिसने कम लिखा है मान लो किसी को 19 किसमें कितनी बता दी 2, तो 2 का मतलब कितना हो गया उसका आधा नंबर हो गया। समझे बात को, हाँ सर आगे बताओ आप। ये हो गया अपने मक्का। अब ये कब पूछा गया था, ये तो 2024 का, कब था 2024 का। इससे पहले के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो तुम्हारे सामने आ गए, अब आगे की वीडियो तुम्हारे और सामने आएगी। देखो ये देखो तुम्हारे एक बार एक मिनट, देखो यहां से जो हमने देखना प्रारंभ किया आज की क्लास के अंदर आपको क्या नोट करना था, इसमें देखना था कि जो भी तुम्हारे क्वेश्चन पूछे गए ये क्या तुम्हारी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिसमें क्या पूछे जाते हैं। अब इसमें रिपीट करने वाला चाहिए, क्यों, क्योंकि जो फसलें दे रखी है उनमें मर्दा सेम रहती है, उसमें बीज दर लमसम आप मान के चलते हो जिस बच्चे को किसान से जुड़ा हुआ या ग्रामीण परिवेश से है उसका बीज दर कर सकता है। बीजोपचार भी क्या करना है फिक्स पॉइंट है कि बीजों को उपचार करने से पहले किस रसायन का प्रयोग मिल जाता है। आगे क्या दे रखा है उसका मानसिक नाम दे रखा है, वो तुम्हारे को याद होना चाहिए। देखो अब कितने पॉइंट है, देखो अगर मान के चलो किसी क्रॉप को ले हम, देखो ये मान लो ये कोई क्रॉप है, अब इस क्रॉप के कितने पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर मान लो किसी क्रॉप की तुम लोगों ने कितनी किस्में ध्यान रखनी है 4, और तुम्हारे हिसाब से जिसको तुम्हारे को सूटेबल लगे जो तुम्हारे को अच्छे लगे उस क्रॉप का क्या नाम याद कर सकते हो तुम, उसका नाम याद कर सकते हो। अगर देखो बीज की मात्रा प्रत्येक है, अब बीज दर तो प्रत्येक को रखनी पड़ेगी। एक काम करो जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर जो फसलें मेंशन कर रखी है उन सभी फसलों का एक साथ चार्ट बनाओ, और उस चार्ट के अंदर प्रत्येक को मेंशन करो। उससे क्या फायदा मिलेगा तुम्हारे को, उससे एक फायदा मिलेगा कि तुम उसके बारे में लिख सकते हो। अगर किसी बच्चे को आइडिया ही नहीं है तो क्या करेगा इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो आगे क्या देगा 2 प्रमुख कीट, अब 2 प्रमुख कीट और 2 प्रमुख रोग ये तुम्हारे को ध्यान रखने हैं। एक तो क्या कर देना है 2 प्रमुख रोग कीट और क्या देना रखना है रोग, ये क्योंकि ये फिक्स है। इसमें से ये 4 पॉइंट आने हैं, 4 पॉइंट पिछले वाले। अब ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया तुम्हारे 2018 के अंदर। कब आया था 2018 के अंदर। 2018 के अंदर क्वेश्चन में 4 पॉइंट दे रखे थे, और 2024 का जो पेपर हुआ उसके अंदर भी कितने पॉइंट दे रखे थे 4। तो 4 पॉइंट फिक्स है, कोई सी भी फसल हो, एक तो आएगी दलहनी और एक आएगी तुम्हारी कौन सी अनाज वाली, दोनों फसलों में से एक क्वेश्चन फिक्स है। उसमें से अब देखो 2024 के काट देना, 2024 के अंदर जो क्रॉप्स दे रखी थी जो फ्रूट्स दे रखे थे उनको तो क्या नहीं करेगा वापस रिपीट नहीं करेगा, और जो तुम्हारी पिछली वाली है उनको तुम्हारे को याद रखना है।
तो इसके क्या देखो 4 और नस्ली किस्मों के अंदर कितना लिखना है, बोर्ड के अंदर भी यही लिखना है, उतना उधर ज्यादा ये नहीं लिखना कि तुम्हारे को 6 याद है तो तुम 6 लिख के आगे, जितनी याद है उतनी लिखना। तो 4 तो तुमको मिनिमम लिखना ही है। आगे क्या देखें, बीज की मात्रा। अब बीज की मात्रा किसी बच्चे को एक ही याद है, मान लो अगर ये पॉइंट याद नहीं है, दोनों तुम्हारे को याद नहीं है, तो कितनी ध्यान है तुम्हारे को, एक ध्यान है ना, उसमें कितनी पूछ रहा है, सिर्फ उसमें पॉइंट में तुम्हारे कितनी दे रखी है, बीज की मात्रा प्रत्येक लिखे, उसमें न तो छिटको विधि की दे रखी है और न किसकी दे रखी है, डिबलर की। तो तुम्हारे को ध्यान रखना है कि सामान्य तो करके ही आना है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, 2 प्रमुख कीट, 2 प्रमुख कीटों के नाम ध्यान रखो और 2 प्रमुख रोग के ध्यान रखो। और लास्ट में क्या दे रखा है, बीजोपचार। बीजोपचार में सेम पॉइंट है। बीजोपचार का मतलब क्या होता है कि खेत में फसल को बीज को लगाने से पहले उसका जो ट्रीटमेंट करेंगे वो क्या कहलाएगा, तुम्हारे बीजोपचार कहलाएगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट ध्यान रखना है इस चैप्टर की। और जो कल शायद क्लास आएगी वो चैप्टर में इसी में से वापस बनेगी। ये तो क्वेश्चंस और हम लेके आएंगे कल थ्योरी वाली में देखेंगे कि जो क्वेश्चन तुम्हारे चार्ट बन सकते हैं वो चार्ट में खुद बना के फिर यहाँ पर तुम्हारे को बता दूंगा, उससे तुम्हारे को क्या रहेगा, आइडिया रहेगा कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं। आज हमने देखा कि 2017 से लेकर 2024 तक के और सबसे बड़ा चैप्टर था आज, इसलिए तुम्हारे ज्यादा समय हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं। मेरे को उम्मीद है कल तुम शायद इसको आज देखोगे और कल वापस जुड़ोगे, जिससे क्या रहेगा तुम्हारे इसमें देखो तुम्हारे लास्ट समय चल रहा है, इसमें कोई इधर के उधर नहीं करना है। जिसको बच्चे को अभी तक भी किसी के पास कुछ नोट्स नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो कृपया करके इनको देख के जिससे क्या हो बोझ अच्छे मार्क्स आ जाए और तुम पास वास हो सको, ठीक है। यही उम्मीद है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।